है रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। अगर निधि तुम्हारा प्यार है तो ये लड़की तुम्हारा फर्ज। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। अधीरा, मैं कब से तुमको आवाज दे रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। इन्होंने हमें अधीरा क्यों कहा? हमारा नाम तो पवित्र है। जी सुनिए। हाँ बोलो। आपने हमें अधीरा क्यों कह के पुकारा? ये कैसा सवाल है? जी वो हमारे गांव में और हमारे घर में हमें सब पवित्रा कह के पुकारते हैं। आपने हमें अधीरा कह के पुकारा ना, इसलिए हम आपकी बात भी नहीं सुन पाए। लगता है इसके घर का नाम पवित्रा है। अधीरा नाम सुनने की आदत नहीं है इसे। आप भी हमें पवित्रा कह के पुकारिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। सुनो अधीरा, हम चाचा सा के घर जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। फिर से अधीरा? अरे हमारा नाम पवित्रा है, पवित्रा। अर्चू, तुम्हारी जो छोटी बहन है ना, इसे बीमार होने का बहुत शौक है। जरा सी बात हुई नहीं कि तुरंत बीमार पड़ जाती है। पर साली जी, तुम्हारी ये बीमारी ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर प्रतीक, वो आएगा और उसे देखते ही तुम्हारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। अब आप बातें करते रहेंगे या डॉक्टर प्रतीक को फोन भी लगाएंगे? जो हुकुम सरकार का। लगता है प्रतीक फिर किसी गांव में गरीबों का मुफ्त इलाज करने चला गया। बड़े मनमौजी किस्म के इंसान है प्रतीक। लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई की है, पर जब मन में आता है दूर दराज किसी गांव में निकल जाते हैं, गरीब मजबूरों की सेवा करने, उनका इलाज करने। मोबाइल नहीं लग रहा है तो आप घर के नंबर पे लगाइए ना, आंटी से उनके बारे में पता चल जाएगा। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग आंटी, वीरेन बोल रहा हूँ। कैसे हो वीरेन? आ गए इंदौर से? बस कल ही आया आंटी। कहाँ है हमारे आवारा मसीहा डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव? उसका तो तुम्हें पता है, होगा किसी गांव देहात में। तो क्या वो अभी तक नहीं लौटा? नहीं बेटा, अब की बार उसे बहुत दिन लग गए। मुझे तो चिंता हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे आंटी, आप सब कुछ जानते हुए भी क्यों चिंता करती हैं? आ जाएगा वापस। और रही फोन की बात, तो हो सकता है वो किसी ऐसे गांव में हो जहां नेटवर्क नहीं मिल रहा हो। हाँ, पर कम से कम एक फोन तो कर देता। आ जाएगा आंटी, इसका फोन भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। और हाँ आंटी, जब वो आएगा तो उससे कहिएगा कि मुझे तुरंत फोन करे, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। हाँ ठीक है आंटी। क्या हुआ, प्रतीक नहीं है क्या? अरे प्रतीक नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे डॉक्टर्स तो हैं। हम अपनी साली को किसी और डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चाचा सा कहाँ गए दीदी? वो कचहरी गए हैं, कोई खास काम था? हाँ दीदी, मुझे पूछना था उनसे कि बाबा साहब पर किस किस का कर्जा था।
वो शाम तक लौट आएंगे, तुम तब पूछ लेना। ठीक है। आज मौका अच्छा है, मैं आदित्य को बता देती हूँ, जिसे वो अपनी पत्नी अधीरा समझ रहा है वो कोई और है। आदित्य, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझसे अपने दिल की बात कब से छुपाने लगे? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ मैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम निधि के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ दीदी, 24 घंटे निधि मेरे दिमाग में एक सवाल बन के घूमती रहती है। एक ऐसा सवाल जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जैसी निधि का चेहरा मेरे सामने आता है, मुझे मेरे गुनाह का एहसास होने लगता है। जब वो मुझसे पूछेगी कि मैंने उसे धोखा क्यों दिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा उसे? आदित्य, तुम इतना मत सोचो। कैसे ना सोचूं दीदी? उसका तो कोई कसूर नहीं था ना, फिर मैंने उसे सजा क्यों दी? उसका प्यार अब जिंदगी भर के लिए सजा बन चुका है और उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मैंने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ बेवफाई की, उससे प्यार करने के बावजूद शादी किसी और से की। मुजरिम हूं मैं उसका। आदित्य, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लो। देखो, तुम्हें निधि को जो नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, और ये जो भी हालात बन रहे हैं उनका सामना करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं तुमसे इसीलिए कह रही हूँ, हिम्मत से काम। अब तो हिम्मत भी साथ नहीं देती। आई एम सॉरी निधि। इस वक्त आदित्य को उस लड़की की सच्चाई बताना ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। चौथी का सारा सामान पैक कर दिया ना तुमने? जी। चौथी के सामान में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खानदान के सामने हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमें तो हमारे खानदान की इज्जत की फिक्र है ही नहीं। ठाकुर साहब, आज तक आपकी नाक नीची नहीं होने दी है हमने। अरे ऐसी बात नहीं है ठकुराइन। क्या है, ठाकुर अजय प्रताप सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी बेटी को अपनाकर उन्होंने हम पे बहुत एहसान किया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है। आप तो जाइए और बेटी अधीरा को जल्दी से जल्दी पग फेरों के लिए वापस लेके आइए। आंखें तरस गई अधीरा को देखने के लिए। सच कह रही हो ठकुराइन, अधीरा हमारी इकलौती बेटी है। कितने साल इस हवेली में उछल-कूद किया करती थी, कितनी रौनक थी उसके यहाँ रहने से। लेकिन उसके जाने के बाद ये हवेली जैसे खाटने को दौड़ती है। बेटियों को तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है ठाकुर साहब। सच कहा। हमारी बेटी भी अपने घर चली गई, लेकिन सुकून इस बात का है कि उसे अच्छा घराना मिला। और सुनिए, हाँ। दामाद जी को निमंत्रण दे के आइएगा। अरे निमंत्रण क्या, ले ही आएंगे अपने आदित्य को। क्या बात है राम सिंह? हुकुम, आपसे दरोगा साहब मिलने आए। हाँ, भेजो उन्हें। गुड आफ्टरनून ठाकुर साहब। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गया? जी, वो एक बुरी खबर है ठाकुर साहब। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। किस बुरी खबर की बात कर रहे हैं? जी, वो जिस बस में आपने अपनी बेटी अधीरा की विदाई की थी, वो बस यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ठहरे गांव के पास एक भयानक हादसे का शिकार हुई। प्रशासन का ये भी अनुमान है कि उस बस में सवार कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी के सभी खत्म हो गए। क्या हो रहा है आपको? ठाकुर साहब, क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, अरे कोई डॉक्टर को बुलाइए। कोई डॉक्टर को बुलाइए। क्या हो रहा है आपको?
सजावट नहीं है, बस तुम्हें डैड के सामने ले जाकर खड़ा कर देना और कहना है कि डैड ये है आपकी बहू और मेरी पत्नी कंचन। इतना आसान नहीं है गुल्लू, खन्ना सर नहीं मानेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम उनसे आज ही बात छेड़ दो। ओहो कंचू, देखो मैं तुम्हारी बातों में भूल गया, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर तोहफा लाया था। वाह, पूरे 10,000 रुपए का है, एकदम ओरिजिनल। ओ गुल्लू, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। जितने आसमान में तारे हैं, जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं, उतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। हाउ स्वीट। कभी ढंग का गिफ्ट दोगे मुझे? गुल्लू, अगर 10 दिन के अंदर तुमने अपने डैडी से बात नहीं की ना तो देख लेना। हेलो गुल्लू, गधे, पाजी, नालायक, सुअर, इडियट, ब्लडी फूल। ओह डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? डैड, मैं वो एक प्रोजेक्ट पे। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम निधि के साथ रहा करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और तुम हो कि ऑफिस में टाइम वेस्ट करते रहते हो। लेकिन डैड, वो तो अर्चना दीदी के वहां गए हैं। वो अर्चना के घर गई तो क्या हुआ? दया प्रकाश तो यही है। जाओ, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अगली बार यदि मैंने तुमको ऑफिस में देखा ना, तो तुमको मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। क्या कहा डैड ने? मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। टिंगलिंग टिंग टोंग। अनु, तुम्हें आदित्य का कृष्ण बनना है ताकि जीवन के इस संघर्ष में वो जीत सके। आप कब आए? जब आप अपने जीवन दर्शन में बिजी थे। क्या बात? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आमतौर पर जब भी तुम मिलती हो तो खुद ही किसी ना किसी फिलॉसफी पर डिस्कशन शुरू कर देती हो, और आज एकदम शांत, चुप। कुछ तो बात जरूर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन जिंदगी के सामने बौने हो जाते हैं। तुम वही मेरी बैचमेट अनुपमा सिसोदिया हो जो महाभारत पर पीएचडी कर रही है और जो कहती है कि फिलॉसफी जिंदगी को समझने का जरिया है। हाँ, लेकिन जब इंसान पे खुद गुजरती है तो पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है समझने के लिए। अनु, जिंदगी सिर्फ जिंदगी है। मुश्किल या आसान, अच्छी या बुरी, वो नजरिया होता है, हमारे देखने का तरीका। खैर ये बात छोड़ो, बताओ आखिर बात क्या है? आदित्य अपनी जिंदगी में इस तरह उलझ गया है कि समझ ही नहीं आता है कि वो कैसे निकल पाएगा इस चक्रव्यूह से। अनु, जीवन के इस युद्ध में हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही होता है। और अगर उस संघर्ष में जीत की उम्मीद ना हो तो भी संघर्ष तो करना ही होगा, उससे बचा नहीं जा सकता। चिंता मत करो, थोड़ा वक्त निकलने दो, कोई ना कोई सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा। और तब तक अपने भाई को यूं ही टूटते हुए देखो? नहीं, बल्कि उसका सहारा बनो, उसे राह दिखाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाई थी जब अर्जुन ने हताश होकर हथियार डाल दिए थे। अनु, तुम्हें आदित्य का कृष्ण बनना है ताकि जीवन के इस संघर्ष में वो जीत सके। अरे बाप रे, इतना सारा ज्ञान हो गया भाई, अब एक कॉफी तो बनती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी वाली में शक्कर जरा कम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भगवान, मेरे दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मेरे प्रतीक की रक्षा करना प्रभु, वो जहां भी हो ठीक हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे फोन न किया हो। हे भगवान, उसकी रक्षा करना उसकी। ये सब क्या है? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? और ये सब हो ना, क्या हुआ क्या प्रतीक, कैसे हुआ? सारे सवाल यहीं पर पूछ लोगे, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ चलो चलो अंदर चलो। जल्दी से बता, ये सब कैसे हुआ? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ क्यों खामखा फिक्र कर रही है? गाँव से वापस आ रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बस। एक्सीडेंट? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माँ मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ शादी कर ले, शादी कर ले। तू शादी कर लेगा तो ये तेरा गांव गांव भटकना बंद हो जाएगा, तू घर में टिका रहेगा। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता है प्रतीक? थका रहा हूँ, थोड़ा सा आराम कर लो। उसके बाद शाम को तुझे जो भी शिकवे शिकायतें करना हो ना तो कर लेना, ठीक है? अच्छा सुन, वो वीरेन का फोन आया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फोन कर लेना। ठीक है। चाचा सही, अधीरा कौन है और उनका हमारे इनसे क्या रिश्ता है चाचा साहब? हाँ वीरेन, फोन किया था। हाँ मेरे आवारा मसीहा, अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई? कुछ नहीं यार, वो बस हमेशा की तरह एक गांव में चला गया था बीमारों का इलाज करने के लिए। पर इतना टाइम, इतने वक्त के लिए तो तुम कभी गायब नहीं होते। आंटी बहुत परेशान हो रही थी। वीरेन तुम तो जानते हो ना, माँ तो माँ होती। अब दूर दराज गाँव में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था तो माँ को फ़ोन ही नहीं लगा पा रहा था, बस इसलिए वो परेशान हो रही थी। अच्छा तुम बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया था? कहीं अर्चना की तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, अर्चना तो बिल्कुल ठीक है। इस बार तबीयत खराब करने का जिम्मा उसकी छोटी बहन निधि ने ले लिया है। मेरी सिस्टर इन लॉ, उसकी तबीयत खराब है। कोई सीरियस बात है क्या? नहीं मतलब मैं आऊँ अभी घर पे? नहीं नहीं, इतना अर्जेंट नहीं है, बस रात को तेज बुखार हो गया था। अभी ठीक है, तुम आराम से आ जाना। ठीक है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? वीरेन बहुत कुछ हो गया यार उस ट्रिप में, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ सब कुछ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस दिन मेरे दोस्त अवधेश कुमार सिंह की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। बस उसी की जानकारी के लिए फोन किया था। अरे डॉक्टर साहब आपको बताया था ना, अभी आपको कंप्लेंट लिखाए हुए टाइम ही कितना हुआ है। हम पुलिस वालों का काम करने का कुछ तरीका होता है। इंस्पेक्टर साहब मैं आपके तरीके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ।
इसलिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूँ। अरे इसीलिए तो बार बार हम भी आपको कह रहे हैं कि जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उसी तरह आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे आपके दोस्त के बारे में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो। अरे डॉक्टर बाबू, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, हमें नहीं लगता उस दुर्घटना में किसी की बचने की संभावना है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना। अरे सर, हमने तफ्तीश कर ली है, हमें जितने भी लोग मिले हैं उनमें किसी में भी जान नहीं थी। वैसे एक बात की तसल्ली कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब, जैसा हुलिया आपने अपने दोस्त का बताया था उस टाइप का अभी तक कोई नहीं मिला। हम भी इसी उम्मीद में हैं कि आपके दोस्त अभी जिंदा होंगे। अवधेश बाबू, आदित्य, आदित्य बेटा। अरे चाचा साहब, अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। कैसी हो? ठीक है। आदित्य नहीं है घर पर? चाचा साहब वो इस वक्त बाहर गए हैं, आप बैठिए, हम आपके लिए तब तक चाय लाते हैं जब तक वो आते हैं। हेलो जी, जी इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। जी जी हम बता देंगे उन्हें। चाचा साहब, चाचा साहब ये अधीरा कौन है और उनका हमारे इनसे क्या रिश्ता है चाचा साहब? निधि,